हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। ठीक है, तो आज जो हम लोग एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन के पार्ट का, वो होगा हमारा केप्लर्स लॉ। आज हम एक ऐसे लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा लॉ कौन सा होगा, केप्लर्स लॉ होगा। हमारे केप्लर साहब ने 3 लॉ दिया था। जैसे न्यूटन्स ने 3 लॉ दिया, उसी तरह से केप्लर साहब ने भी 3 लॉ दिया, जिसमें पहला लॉ था वो था लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरिया और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पीरियड। हमारे पास बेसिकली 3 लॉ थे, केप्लर साहब ने 3 लॉ दिया। तो इस केप्लर्स लॉ के जो 3 नियम हैं, इसको हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो बुक और पेन के साथ बैठे और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो उसको अब उतारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम टारगेट करेंगे क्या कि सबसे पहले कंसेप्ट को समझने से पहले हम एग्जाम्पल्स से समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई भी चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक ऐसे पाथ को लेते हैं। अभी हमारा पाथ कैसा है, ऐसे पाथ जो होते हैं, ऐसे पाथ को हम लोग कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। क्या होता है, इलिप्टिकल पाथ। यह हमारा जो पाथ है वो क्या है, इलिप्ट है, सर्कुलर नहीं है बल्कि एक इलिप्ट की तरह, इलिप्स की तरह, उसको क्या कहेंगे, इलिप्टिकल पाथ है। ठीक, अब इसके सेंटर से, इलिप्टिकल पाथ के सेंटर से एक एक्सिस जाएगी। एक क्या करेगी, पास एक्सिस पास करेगी। इस एक्सिस को हम लोग नाम देंगे सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये इलिप्टिकल पाथ होता है और ये एक्सिस पास कर रहे जिसको हम लोग कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। अब क्या होता है कि इस फिगर में यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं F1 और इसको नाम देते हैं F2। और ये हमारा, इसको बोलते हैं फोकाई और इसको भी क्या बोलेंगे, फोकाई बोलेंगे। यानी इलिप्टिकल जो पाथ है इसमें 2 फोकाई होते हैं, एक फोकाई यहाँ पे और एक फोकाई यहाँ पे। 2 फोकाई होते हैं। फोकाई हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे, क्लास 11th का टर्म है, लेकिन हमारे 9th के सिलेबस में है तो ये फोकाई बस समझते हैं कि ये हमारा एक फोकाई ये है और एक फोकाई ये है। ठीक, अब इस इलिप्टिकल पाथ में पहला लॉ क्या कहता है, इस पॉइंट पर जो फोकाई फर्स्ट है इस पे हम लोग सन क्या करते हैं, इस पॉइंट पे सन रहता है। क्या रहता है बाबू, सन रहता है। सन को बना लेते हैं हम। ठीक, हमारे पास क्या है, सन है। इलिप्टिकल पाथ में 2 फोकाई होते हैं, जिसमें एक फोकाई पे सन प्रेजेंट रहता है और एक हमारा क्या रहता है, सेमी मेजर एक्सिस रहता है। अब लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, इस फिगर से हम समझते हैं कि इस इलिप्टिकल पाथ पे जो है, इस पाथ पे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। क्या रिवॉल्व करते हैं बाबू, प्लैनेट्स। ये सब क्या है, प्लैनेट्स है। ठीक, तो ध्यान से देखिए लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है। केप्लर का फर्स्ट नियम क्या कहता है कि जो ये हमारे प्लैनेट्स हैं ना, ये प्लैनेट्स, ये इलिप्टिकल पाथ पे के अराउंड, इलिप्टिकल पाथ के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारा इलिप्टिकल पाथ है, इस इलिप्टिकल पाथ के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और आगे क्या कहा, मजेदार चीज, कि इस तरह से रिवॉल्व करते हैं कि 2 फोकाई में से एक फोकाई पे क्या प्रेजेंट रहेगा, सन प्रेजेंट रहेगा। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ के चारों तरफ अराउंड करते हैं, जिसमें पहले फोकाई पे सन प्रेजेंट रहता है। यही कहा केप्लर साहब ने। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट को क्या लिखना चाहेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नियम क्या हम देखेंगे, लॉ ऑफ
ऑर्बिट को क्या लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, द planets revolve around the sun, planet revolves on the elliptical path, the planet revolve around on the elliptical path such that the sun present at one foci up to। फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट यही कहता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल पाथ पे, और सच दैट इस तरह से कि सन एक फोकाई, दो फोकाई में से एक फोकाई पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो ये हमारा था लॉ ऑफ ऑर्बिट का। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा कंसेप्ट राइज होता है। ये तो हमारा पहला लॉ हो गया, अब दूसरे लॉ की बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है कि ये जो प्लैनेट्स हैं, अगर यहाँ से एक हम लाइन ड्रा करें इस पॉइंट पे, और यहीं से एक हम लाइन ड्रा करें इस पॉइंट पे, इसी फिगर में समझ लेते हैं। ठीक, दो पॉइंट, और एक लाइन हम यहाँ से ड्रा करते हैं ऐसे, और एक ऐसे ड्रा कर देते हैं। ठीक, केपलर्स ने क्या कहा, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरह से पेंटिंग कर देते हैं। ठीक, और ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ठीक है, और ये जो एरिया सी से डी कवर हुआ है इसको मान लेते हैं A2 एरिया, और इसको मान लेते हैं हम A1 एरिया। ये हमारा क्या है, एरिया है, और A2 भी हमारा क्या है, एरिया है। ठीक है बाबू, समझते हैं जरा। केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ एरिया, कि इस इलिप्टिकल पाथ के अराउंड अगर कहीं भी दो पॉइंट एरिया शिफ्ट कर रहा है, ये भी एरिया शिफ्ट कर रहा है और यहाँ भी एरिया बन रहा है, इस इलिप्टिकल पाथ पे दो एरिया बन रहा है, एक ये वाला एरिया पूरा A1 और ये पूरा एरिया A2। तो इस लॉ के अनुसार क्या कहता है, केपलर ने क्या कहा कि इस इलिप्टिकल पाथ पे जितने भी पॉइंट होंगे, क्या कहा कि इस इलिप्टिकल पाथ पे जितने भी पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट पे ये जो हमारा इक्वल एरिया है क्या होगा, स्वेप्ट होगा। यानी हर एक पॉइंट पे जितना एरिया यहाँ पे बनेगा उतना ही एरिया A2 पे बनेगा। यानी इस एरिया की जितनी वैल्यू होगी A1 उतना ही क्या होगा, A2 की भी एरिया होगा। यानी इलिप्टिकल पाथ के हर एक पॉइंट पे अगर यहाँ से भी एरिया लेंगे और यहाँ से भी एरिया लेंगे तो यह जो यहाँ एरिया होगा वहीं भी यहाँ भी एरिया होगा। लॉ ऑफ एरिया के अनुसार कि हर एक पॉइंट पे जो प्लैनेट जो है एरिया क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, वो एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। यही हमें क्या कहा, लॉ ऑफ क्या कहा, लॉ ऑफ एरिया ने। तो इसका क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। ये क्या कहा, द planets revolve around the sun, swept मतलब बनाता, swept equal area at any point on the elliptical path,
ऑन द इलिप्टिकल पाथ। हमने क्या कहा कि जितने भी प्लैनेट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो हर एक पॉइंट पे इक्वल एरिया क्या करेंगे, स्विफ्ट करेंगे। जो इलिप्टिकल पाथ है ये एक अंडे की तरह होता है। क्या होता है, अंडा आप लोग देखे हैं, जैसे अंडे का शेप होता है उसी शेप का ये क्या होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है। और इस इलिप्टिकल पाथ पे प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ पीरियड। क्या है, लॉ ऑफ पीरियड को देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड, इस लॉ ऑफ पीरियड को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है, लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है कि एक शख्स जो कंप्लीट करेगा, क्या हमने कहा कि जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हमने कहा कि मान लेते हैं कि यहाँ से जब चला तो यहाँ से चल के फिर कहाँ पहुँचा, यहाँ, तो एक बार रिवॉल्व किया, रिवॉल्व घूमना। यानी कि अगर यहाँ से चल के एक रिवॉल्यूशन यहाँ कंप्लीट करता है तो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसका जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब का। यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं दूरी कितना है, ए है, यानी सेमी एक्सिस मेजर एक्सिस बराबर कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं ए है। तो लॉ ऑफ पीरियड के अनुसार क्या कहता है कि जो टाइम लगता है पार्टिकल को एक स्क्वायर कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है इसके द्वारा, प्लैनेट्स के द्वारा, उसका स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर। क्या हमने कहा कि इस प्लैनेट्स के द्वारा, पार्टिकल लेते हैं, इस प्लैनेट्स के द्वारा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस सेमी मेजर एक्सिस है ना, इसके क्यूब का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ टाइम, द स्क्वायर ऑफ टाइम, the square of time taken by particles, taken by planets to complete one revolution is directly proportional to क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है कि इस प्लैनेट्स को एक रिवॉल्यूशन, मान लेते यहां से चल के फिर यहां पहुंचा तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट, इस एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसका स्क्वायर कर देंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये सेमी मेजर एक्सिस है ना उसके क्यूब के। ठीक, तो यही हमारा लॉ ऑफ पीरियड कहता है। अब एक एक को फिर से रिव्यू कर देते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है कि जो प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व करते हैं इस इलिप्टिकल पाथ में इस तरह से कि सन दो फोकाई में से एक फोकाई पे क्या रहता हो, प्रेजेंट रहता हो। दूसरा क्या कहता है कि जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं इस प्लैनेट पे, इलिप्टिकल पाथ पे, वो हर एक पॉइंट पे इलिप्टिकल पाथ के इक्वल एरिया क्या करेंगे, बनाएंगे। तीसरा पॉइंट
कि जो टाइम लगेगा पार्टिकल को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कराने में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जितना जल्द हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, हम इसको इरेज कर दें। अब हम देखते हैं क्या, हमने इसको इरेज कर देते हैं। अब हम देखते हैं क्या हमारा नोट पॉइंट, दो यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से देखिए बाबू। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट हमारा पहला क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स है, ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ से मोशन करना शुरू करता है, यहाँ से कुछ वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ वेलोसिटी होगी, यानी अगर पार्टिकल की वेलोसिटी, ये प्लैनेट्स जो है मूव कर रहे हैं, इन प्लैनेट्स की जो वेलोसिटी है, वो जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो अगर ये प्लैनेट्स सन के जैसे जैसे करीब आएंगे, सन के जैसे जैसे पास में आएंगे, तो इस प्लैनेट की वेलोसिटी क्या होती जाएगी? मैक्सिमम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी। यानी सन के पास जब ये प्लैनेट्स पहुंचेंगे तो उन प्लैनेट्स की जो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो सन के पास पहुंचने के बाद होता है। कोई पूछे कि प्लैनेट्स की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, तो प्लैनेट्स की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो जैसे ही सन के पास आता है उसकी प्लैनेट्स की मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है। और जैसे ही ये प्लैनेट्स सन से दूर जाते हैं, प्लैनेट जैसे जैसे सन से दूर जाएंगे उनकी वेलोसिटी में क्या होने लगेगा? कमी आने लगेगी। यानी वेलोसिटी क्या होने लगेगा? मिनिमम हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो प्लैनेट्स की वेलोसिटी है वो सन के जैसे ही करीब जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो सन से दूर जाता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि पास आने पे प्यार ज़्यादा होता है और दूर जाने के बाद प्यार और मोहब्बत क्या होने लगता है? कम होने लगता है। यही था हमारा नोट पॉइंट में, और ये हमारे 3 लॉ थे केपलर्स के। तो इसको आप लोग नोट करिए, जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। जी ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है। तो आज क्या करते हैं हम लोग, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के लेक्चर में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग जरा जोर से पढ़ाई कीजिए। ठीक है बाबू, दिल और दिमाग से पढ़ाई कीजिए। ओके, तो एक बार आप लोग मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अब और बच्चों को बुलाइए कि यहाँ इस चैनल पे बहुत सारे मोटिवेशनल और बहुत सारी अच्छी जो नॉलेज है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके।